राजीव कुमार बेसिकली फॉरेन कंट्री में रहते हैं और इनका एक घर भी है जो कि हरियाणा के एक गांव में स्थित है। राजीव कुमार अपने परिवार के साथ काफी समय उनको हो चुका है कि वो अपने हरियाणा के उस गांव से फॉरेन जा चुके हैं, वहीं पर उनकी शादी हुई, वहीं पर उनके बच्चे हुए। अब जैसे जैसे राजीव की उम्र बढ़ती जा रही है, उन्होंने एक चीज का ध्यान दिया कि उनकी जो औलाद है, उनके बच्चे हैं, उनका जो टच है वो इंडिया से, हरियाणा से रहे। तो फिर वो अपने गाँव की, अपने घर के जो कि तकरीबन एक डेरा जिसे कहते हैं, फार्म हाउस टाइप था, वैसा घर था, उसके किस्से सुनाते रहते थे। अब ज़ाहिरी तौर पर उस चीज़ की क्यूरियोसिटी अब बच्चों को भी थी कि लहराते हुए खेत खलियान देखने हैं, लहराते हुए खेत खलियान, पेड़ पौधे, हरियाली। अब जो इनका घर था ना, बेसिकली इन्होंने गुजारिश की थी अपने चाचा जी के बेटों से कि वो चाहें तो उस घर में रह सकते हैं। इससे दो काम होंगे, घर जो है वो आबाद भी रहेगा और साथ के साथ ही आपको कोई नया घर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हर एक परिवार का एक अपना सिस्टम होता है। उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना और उनका अपना भी एक अच्छा सा घर है। अब उन्होंने अपने चाचा जी के बेटों को बताया कि भाई हम तकरीबन अब 2 महीने के लिए रहने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि जो घर है वो साफ सफाई उसकी की जाए, और हम ये भी चाहते हैं कि आप भी तब तक इसी घर में रहें, ताकि हमारा भी दिल लगा रहे, और फिर क्या पता हम कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं इसके बारे में भी नहीं पता। इनके बेटे चाचा जी के काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि भाई इसमें कौन सी बात है। जो घर है वो बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने परमानेंट रखा हुआ था, जो घर की साफ सफाई कर दिया करता था, वैसे घर बंद ही रहता था। कभी कभी हफ्ते 10 दिन में जाके एक बार घर को देख आते थे कि कहीं कोई जो सामान वगैरह उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, साफ सफाई जो है वो समय सिर हो रही है या नहीं हो रही। अब बता दिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड को कि भी जल्दी मेहमान आने वाले हैं, या फिर इस घर के ही जो ओनर है वो आने वाले हैं, तब तक आप सब साफ सफाई कराइए। अब जो मैं घर है इसको एक नॉर्मल टर्म में ही घर कह रहा हूँ। बेसिकली ये बहुत बड़ा एक विला टाइप था। गांव के जो इनके खेत है, इनके बीचों बीच एक फार्म हाउस था, जहाँ पर स्विमिंग पूल, एक अच्छे तरीके का गार्डन, ये सब कुछ था। खैर अब वो दिन आता है जब ये इंडिया लैंड करते हैं और सीधा जाते हैं अपने चाचा जी के बेटों के घर। काफ़ी आवभगत होती है, मिलना मिलाना होता है। इनकी पत्नी और बच्चे तो कभी भी उस परिवार से मिले नहीं थे, तो इंट्रोडक्शन फॉर्मल होती है, उसके बाद जल्दी ही ये घुल मिल भी जाते हैं। अब ये प्लानिंग करने लग पड़ते हैं कि भाई घर तो एक किस्म का विला है, पूरा फार्म हाउस है, तो हम वहाँ पर कुछ तरीके का अपना गेट टुगेदर करते हैं। जो इनके चाचा जी के बेटे थे उनको भी, उनको वो तो साथ होंगे ही, साथ के साथ ही इनके जो मामा जी के बेटे थे उनको भी इन्होंने बता दी, कजन्स यानी कि बाकी सब कजन्स को भी इन्होंने इत्तला कर दी कि भाई हम कुछ दिन गेस्ट हाउस में, उस फार्म हाउस में रहेंगे और आपने भी आना है। अब सबका प्रोग्राम बन चुका था। अब जो चाचा जी के दो बेटे थे, जिनमें से एक बेटे की शादी हो चुकी थी और उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी। वहीं दूसरी ओर उनकी माँ थी, जो चाचा जी है यानी कि चाची जी यानी कि चाची जी हैं और चाचा जी गुजर चुके थे। दूसरी ओर जो इनके मामा जी के मामा जी वाले जो थे, उनमें से बेटों ने हामी भरी कि हाँ हम आ जाएंगे। अब कुल मिला के इनका एक अच्छा खासा जो है गैदरिंग होने वाली थी, और ये अब चल पड़ते हैं फार्म हाउस की तरफ। सो गाड़ियाँ जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़नी थी, तो इसलिए ये गाड़ियों को किराए पे ले लेते हैं, क्योंकि जो इनका बेटों का घर था वो बहुत दूर था नहीं, कुछ आधे पौने घंटे की दूरी पर था। लेकिन अब उस पर गाड़ी पर तो आना ही था, वैसे पैदल तो आया नहीं जा सकता था। तो ये गाड़ी वगैरह किसी ड्राइवर को साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और ये गाड़ी पर आ जाते हैं। जब ये आ जाते हैं तो ये रात का टाइम होता है, और सबसे पहले जो ये चीज़ एक नोटिस करते हैं खुद, कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो नज़र नहीं आ रहा था। सिक्योरिटी गार्ड को इसके इनके चाचा के बेटों के द्वारा फ़ोन किया जाता है, और वो पूछते हैं कि भाई कहाँ पे है। अब ये नोटिस करते हैं कि जो इनका फार्म हाउस था, हालांकि ज़मीन जो है वो सारी आसपास इनकी थी, तो एक टेम्परेरी टाइप एक रूम बना हुआ था जो इस विला से बाहर की तरफ था। वो वहाँ से भागता भागता आता है और कहता है, सर हाँ जी, आप आ गए वगैरह सारा पूछता है। तो ये पूछते हैं क्योंकि ये तो सिक्योरिटी गार्ड को जानते नहीं थे, पहली बार देखा था, लेकिन ये इस बात को जानकर काफ़ी हैरान थे कि इतने बड़े घर में सभी सुख सुविधाओं के बावजूद, हालांकि ये दिन अब लगभग सर्दियों के आ चुके थे, बहुत गर्मी नहीं थी बहुत सर्दी भी नहीं थी, तकरीबन सितंबर लास्ट चल रहा था। तो
इस मतलब चीज़ यानी सुख सुविधाओं के बावजूद कि अगर गर्मी होगी तो आराम से एसी में सो सकता है, और अगर सर्दी होगी तो हीटर वगैरह यूज़ करके सो सकता है। जो खेत खलिहान है, सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। इसके बावजूद जो ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये यहाँ पे क्यों रह रहा है? ये पूछते हैं। जवाब जो है वो कुछ तसल्ली बख्श नहीं मिलता। नहीं, नहीं, नहीं साहब, जब इस घर में मैं अकेले कैसे रहूँ? बड़ा घर है, डर भी लगता है। जब ये सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, इनको उसके बोलने का लहज़ा काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं था। एक होता है ना कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग कह सकते हैं, कि यहाँ सेंस ऑफ एक होता है कि हाँ यार मैं नहीं सर, इतने आपका घर है, मैं नहीं रह सकता, मैं तो वहीं ठीक हूँ, इन केस कोई बात बूत हो तो मैं मतलब ऑन द स्पॉट यहाँ पर चला आता हूँ। खैर अब सबकी गैदरिंग हुई थी तो ये कोई इतना ज़्यादा चर्चा का विषय था नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट्स जब ये देखते हैं अंदर जाके तो बिल्कुल साफ़ सुथरा घर होता है, और स्विमिंग पूल को भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया जाता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है। तो जो इनकी ये मंशा थी कि क्यों इस घर में ये रह नहीं रहा, ये सब कुछ अब दूर चली जाती है। अब सब जो है वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि इनके चाचा जी की एक बेटी जिनकी अभी शादी हुई थी, वाइफ उनकी प्रेग्नेंट थी, उसको कुछ थकावट महसूस हो रही होती है और वो कहती है कि मैं तो थोड़ी देर आराम करूँगी। वहीं दूसरी ओर जो बाकी मर्द थे, वो गैदरिंग करते हैं अपने हार्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए, और वो लॉबी में एक साइड पे बैठ जाते हैं। जो लेडीज़ थीं यानी कि इनकी चाची जी और बाकी जो थे, कोई भी होंगे साथ में कंपेन साथ में साथ देने के लिए, वो रसोई में चले जाते हैं, मतलब सब्जी वगैरह काटने के लिए, और वहाँ पर अपना काम करना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे सब सेटल होते हैं। अभी ये सभी अपना एन्जॉयमेंट कर रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे, तो कमरे से बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसी रूम से आ रही थी जहाँ पर इनके चाचा जी के बेटे की वाइफ़ आराम कर रही थी। जल्दी से सभी भागे जाते हैं और कमरे में जब देखते हैं तो जो उनकी वाइफ़ है वो एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। ये सभी देखकर हैरान होते हैं और उनके चाचा जी का बेटा जल्दी से भागा हुआ जाता है और उसको पूछता है, रश्मि क्या हुआ? तो रश्मि इशारा करती है उस खिड़की की ओर जो बिल्कुल उसके सामने उसको नज़र आ रही थी। वो कहता है कि क्या हुआ? क्या क्या कोई जानवर है? कोई कुछ है? कहते हैं नहीं, नहीं जानवर नहीं है। वहाँ पर एक बच्ची है जो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है, और सच कहूँ तो उसकी आँखें ही नहीं है, बिल्कुल आँखों की जगह गड्ढे हैं। वो इंसान नहीं है। ये बात काफ़ी ज़्यादा अटपटी लगती है इनके रिलेटिव यानी इनके कज़न ब्रदर को, और वो कहते हैं थोड़े से गुस्से से कहते हैं कि तूने कुछ सपना देख लिया होगा, यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है? लेकिन उनकी बेटी जो है वो अब मानने को तैयार ही नहीं थी। अब जैसे-तैसे करके इनकी जो चाची जी हैं वो इसको लेके जाती हैं कि नहीं-नहीं, जब प्रेगनेंसी हो ना कई बार बुरे सपने आते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं बेटा, हम चलते हैं, हम दूसरे कमरे में चलते हैं, और वो उनको थोड़ा-सा कंसोल करने के लिए उनको वो दूसरे कमरे में ले गई। लेकिन शायद ये इस सिलसिलावार घटनाओं का पहला क्रम था जहाँ पर ऐसी कुछ हरकत हुई, और इतनी भयावह हरकत के बाद इस सब को माना गया कि ये उनका वहम हो सकता है, रश्मि का वहम हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, जैसा मैंने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब जो सभी मर्द हैं वो फिर अपने लॉबी में बैठते हैं, बड़ी सी जो लॉबी थी वहाँ पर बैठते हैं। हालाँकि अब कुछ थोड़ा-सा चिंता का विषय तो सबको लग रहा था, लेकिन मूड को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अचानक उनको ये चीज़ का एहसास होता है कि स्विमिंग पूल में किसी ने ऊपर से छलांग लगाई है। जैसे किसी ने छत पर चढ़कर सीधा स्विमिंग पूल में छलांग लगाई, इतनी आवाज़ आई। अब जैसा ही ये होता है तो ये जल्दी से इधर के जो मामा जी के लड़के होते हैं, जिनके बच्चे भी होते हैं, वो अपने बच्चों को साथ लेकर आए होते हैं। जल्दी से इधर-उधर देखते हैं कि कहीं बच्चों में से किसी ने छलांग तो नहीं लगा दी। जल्दी से भागते हुए बाहर जाते हैं, लेकिन इनकी हैरानी की सीमा नहीं रहती। क्योंकि जो स्विमिंग पूल का पानी था, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे उस पर किसी ने पत्ता तक ना गिरा हो। बिल्कुल सरफेस, बिल्कुल प्लेन। क्या ये किसी का वहम था? नहीं, ये वहम तो था नहीं किसी का। उसका कारण ये है कि कुछ ही समय पहले जब इन्होंने स्विमिंग पूल को देखा था, तो उसके जो बॉर्डर्स थे वो बिल्कुल सूखे हुए थे। पानी अब बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, फेंका हुआ। आस-पास बॉर्डर पर पानी गिरा हुआ था, जैसे किसी ने छलांग लगाई हो और वो पानी उछलकर बाहर गिरा हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पानी तो बिल्कुल शांत था। अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर तो ये सब कुछ हुआ था। पानी को सेटल होने में कुछ समय तो लगता है।
लेकिन अब ये सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। कुछ ही पलों में दो ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जो इन दोनों की समझ से परे थी, जो इन सब की समझ से परे थी। कहीं ना कहीं अब इन सब के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि हो ना हो कोई समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या। फिर से ये एक चीज तो नोट करते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड अब यहाँ पर आसपास नजर नहीं आ रहा। ये कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाए, लेकिन अचानक से कोई दूसरा इनका कज़न है वो आवाज़ लगा लेता है कि यार पता नहीं, देखकर मैं छत पर देख कर आता हूँ, कोई किसी ने कोई चीज़ वगैरह तो नहीं गिरी। लेकिन फिर ही दूसरा कहता है कि भाई कोई चीज़ गिरी होती तो सामने नज़र तो आनी थी ना, कोई पत्थर गिरा होता नज़र आना था, कोई चीज़ गिरी होती नज़र आनी थी। जो बच्चे थे वो भी सही सलामत थे, वो तो छत की तरफ गए ही नहीं थे। अब ये वापस चले जाते हैं और फिर से अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि कोई ना कोई हमें वहम हुआ हो। फिर भी हालांकि ये बात अब वहमो भरम से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दरकिरार करना चाहते थे। जो ये सोच कर आए थे वो तो बिल्कुल हो नहीं रहा था। ये सोच कर आए थे कि ये एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, ये फॉरेन की बातें बताएंगे, वो हरियाणा की बातें बताएंगे, इंडिया की बातें बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ अब हो नहीं रहा था। ये अपने हार्ड ड्रिंक वगैरह पी तो रहे थे, लेकिन अब एक अलग सी तरीके की खामोशी थी। जैसे मानो सब अंदर ही अंदर ये समझ चुके थे कि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा देर तक रहना मुनासिब नहीं है। किसी की समझ में ये आ ही नहीं रहा था कि आखिर यहाँ पर हो रहा है तो क्या हो रहा है। अब ये खामोशी एकदम से बहुत बड़ी चीख तोड़ती है। वो चीख फिर से रश्मि की थी, यानी इनके चाचा जी के बेटे की वाइफ की। अब इस बार जो ये आवाज आ रही थी, ये आ रही थी रसोई से। ये देखते हैं, भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि इनकी चाची वहां पर जमीन में बैठकर कच्चा मांस चबाई जा रही थी। सारा मुंह उनका खून से रंगा हुआ था। उनकी आंखें तो जैसे मानो बिल्कुल सफेद हुई हुई थी, और वो बिल्कुल जानवरों के जैसे वहशी पुने में वो मांस को खाई जा रही थी। अब तो जो ये माहौल था, ये देखकर तो हर कोई घबरा चुका था, हर कोई इतना डर चुका था कि किसी की ये समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये हो क्या रहा है। हालांकि इनकी चाची कुछ बुजुर्ग थी, बहुत ज़्यादा वो एक हैवी बॉडी नहीं थी उनकी, बिल्कुल एक हल्का सा शरीर था। लेकिन अब जब इनके जो बेटे हैं उनको हटाने की कोशिश करते हैं, वो तो बिल्कुल भी हट ही नहीं रही थी, जैसे कि कोई बहुत ही सख्त जीव हो। अब तो सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी ये सब देखकर। सबको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि जो बात है कुछ हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि जो ड्राइवर हैं, दोनों ड्राइवर, दो गाड़ियां थी, दोनों ड्राइवर भागते भागते अंदर की ओर आते हैं। इनके चाचा जी के बेटे उनकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। उनके भी चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। क्या वो अंदर के माहौल को देख चुके थे कहीं से, या फिर उनके साथ कुछ अलग ही हो रहा था। उनके साथ बिल्कुल अलग ही हुआ। वो कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि जल्दी से जरा बाहर आना। ये कहते हैं तू बता तो सही क्या हुआ, क्योंकि इनके चाचा जी के बेटे भी तो भाई बड़े परेशान थे कि इधर अंदर ये सब चल रहा है। वो कहते हैं अपने मामा जी के बेटे को, कहते हैं यार तू देख कर आ क्या है। अब इनके जो मामा जी का बेटा बाहर जाता है तो वो क्या देखता है, गाड़ियों का हाल। एक गाड़ी जिस पर नाखूनों के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे थे, और दूसरी गाड़ी जिसके चारों के चारों टायर बस्ट हो चुके थे, बिल्कुल फ्लैट। ये किसी भी हालत में नॉर्मल फिनोमिना था ही नहीं। अब वो जल्दी से भागा भागा अंदर की तरफ आता है और सभी की सारी कहानी बताता है। इस पॉइंट पर आकर ये कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाता है। तब तक इनकी जो चाची जी हैं कुछ हद तक शांत हो चुकी थी। उनको शांत, थोड़ा बहुत बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। फ़ोन किए जा चुके थे, गाड़ियाँ और आ चुकी थी। तो अब यहाँ इस फार्म हाउस से वापस जाने की तैयारी थी। सिक्योरिटी गार्ड को पूछा जाता है कि अब हमें बात बता कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। तो फिर अब जब सिक्योरिटी गार्ड ये सब हाल देखता है, वो डरता डरता बोलता है कि आप मालिक हो, मैं अब आपसे क्या बात कहूँ कि ये घर में क्या है। वो पूछते हैं कि
अरे बता तो सही क्या बात है। तो फिर वो बताता है कि जब शुरू शुरू में मैं यहाँ पर आया था तो मैं इस घर में ही रह रहा था, लेकिन एक आधे दिन बाद मुझे कुछ यहाँ पर आसपास चलने फिरने की जो प्रेजेंस है, यानी कोई प्रेजेंस फील हुई, कोई आसपास मेरे चल फिर रहा है। मुझे लगा कि नहीं, शायद ये मेरा वहम हो सकता है, बहुत बड़ा घर है, इतने बड़े घर में कई बार ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन ये मेरा वहम नहीं था। एक बार मैं सो रहा था, अचानक से मेरी जाग खुलती है तो क्या मैं देखता हूँ, मेरे सामने बिल्कुल बच्ची खड़ी हुई है, आंखें बंद करके। मैं सोचता हूँ कि आखिर ये बच्ची यहाँ पर कैसे आ गई। ये अपनी आंखों को मलते हैं कि कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है, लेकिन जैसे ही ये अपनी आंखों को मलकर दोबारा देखते हैं तो वो बच्ची इनके बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। बड़े गंदे से कपड़े थे, कटे फटे कपड़े थे, बाल भी जो है काफी उलझे हुए थे। ये पूछते हैं कर घबराते हुए कि बेटी कहाँ से, तुम क्या आसपास यहाँ पे रहती हो?" जो उसकी आंखें थी ना, वो अचानक से जब खुलती हैं तो साहब वहां पर आंखों की पुतलियां थी ही नहीं, वो बिल्कुल काले खट्टे थे। मैं तो जल्दी से बाहर की तरफ भागता हूँ। वो रात सारी मैं घर के बाहर ही बिताता हूँ। अब पापी पेट का सवाल है, नौकरी अगर मैं छोड़ दूं तो फिर गुजारा भी नहीं होगा। और अगर मैं ये बात कहूँ कि घर में मुझका मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ तो आप गाली देकर बाहर निकाल देते कि हमारे घर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैंने साहब से गुजारिश की कि साहब प्लीज़ मुझे आप वहाँ पर बाहर के एक छोटा सा कमरा बना दीजिए, टेम्परेरी। मैं वहाँ पर रहना चाहता हूँ, मैं इस घर में अकेले नहीं रह सकता, बाकी मैं सारी रख रखाव सब कुछ देखूंगा। तो मैं दिन के समय में तो यहाँ पर रहता था, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती थी तो मैं उस कमरे में चला जाता था। ये बात जब ये सुनते हैं तो हालांकि इनको विश्वास तो नहीं आता, लेकिन अभी जो ये 3-4 घटनाएं हुई थी, उसके बाद ना विश्वास करने वाली भी कोई बात थी नहीं। ये अब जल्दी से पहले इस फार्म हाउस को छोड़ते हैं और घर वापस जाते हैं। जब ये अपने चाचा जी के घर वापस जाते हैं, सब कुछ तो नॉर्मल हो गया था। इनके जो चाचा के बेटे की वाइफ थी रश्मि, उसको भी बाद में कोई ऐसी समस्या नहीं हुई, लेकिन इनकी जो चाची थी उनको तो एक अलग ही तरीके का पागलपन था। जहां पर भी उनको कच्चा मांस नजर आता वो कच्चा मांस खाना शुरू कर देती। एक बार तो उन्होंने अपनी उंगलियां तक चबा ली। आज तक भी उनकी जो उंगलियां हैं वो जख्मी है। फिर उसके बाद बाबाओं को बुलाया गया, उनसे संपर्क किया गया। ये पता लगा कि घर काफी समय खाली रहने के कारण वहां पर किसी आत्मा का अब साया है, वहां पर उसका बसेरा हो चुका है। काय बात तो चल रही है उस घर को दोबारा से साफ करने की, लेकिन जो इनकी चाची हैं उनके साथ अभी भी कुछ ऐसा हो रहा है। जब भी वो कोई मांस या कुछ ऐसी चीज देखती हैं तो उस पर वो जानवरों की तरह टूट पड़ती है। जैसा मैंने कहा कि शरीर तो उनका बुजुर्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ अभी चल रहा है, इसका अभी कोई अंत नहीं हुआ। हाँ, ये दो ये जो 2 महीने का टूर था इनका, ये जल्दी खत्म हो गया। ये आए थे फॉरेन कंट्री से सपने सजाकर अपने बच्चों की तरफ देख कर कि मेरे बच्चे जो हैं वो गांव देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, भारत देखेंगे। इनकी वाइफ भी, हालांकि इनकी वाइफ तो वैसे पहले इंडियन ही है, लेकिन काफी समय पहले ही वो छोड़ चुकी थी। लेकिन इसके बाद अब वो वापिस आ जाते हैं जल्दी ही। जो महीनों का टूर था वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। और आज भी फोन कर कर ये हालचाल तो पूछते हैं अपनी चाची जी का, लेकिन कभी भी इन्होंने उस घर के बारे में पूछा नहीं। वो कड़वी और भयावह यादों के साथ उस घर से निकले और कभी भी शायद ही कसम खाई कि वो वापस वहां पर नहीं जाएंगे। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। नरेश कुमार अपने ताऊ जी के लड़के की शादी पर गांव में आए थे। इनका गांव जो ये काफी समय पहले छोड़ चुके थे, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो सरकारी ऑफिसर थे, और अभी ये कुछ 4 बरस के ही थे जब इनको अपने पिताजी के साथ गांव को छोड़ना पड़ा। लेकिन अब ये गांव में तकरीबन हर साल छुट्टियां बिताने आते थे। आज जब इनके ताऊ जी के बेटे की शादी है, नरेश कुमार की खुद की उम्र जो है वो तकरीबन 30 वर्ष है और उनकी शादी हो चुकी है पहले। जो उनके चाचा जी के बेटे की शादी काफी लेट हो रही थी किसी कारणवश। ये अपने गांव आते हैं अपनी बीवी बच्चों के साथ। शादी वगैरह का समारोह होता है, फिर इनका ये सबका प्रोग्राम बनता है कि क्यों ना गांव के खेत जो हैं वो घूमे जाएं। जो उनके पुश्तैनी खेत हैं वहां पर ये सब परिवार के साथ अपने जाते हैं। सारे जो खेत है वो अच्छे तरीके से घूमने के बाद ये एक तरफ चलना शुरू कर देते हैं। दिन का समय था, शायद ये उस तरफ बढ़ते जा रहे थे।
ये धीरे-धीरे उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। इनकी पत्नी जो है इनको पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? ये उसको इशारा करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो भी इनके पीछे-पीछे चलती जा रही थी और कुछ ही देर आगे जाने के बाद इनको एक कुआँ नज़र आता है। ये उस कुएँ को बड़े ध्यान से देखते हैं, इधर-उधर देखते हैं, ऊपर-नीचे आस-पास सारे पेड़-पौधे देखते हैं और उसके पास कहते हैं, "चलो वापस चलो।" इनकी पत्नी को काफ़ी हैरानी होती है कि इतना मुआयना क्यों किया जा रहा है? फिर भी ये उस समय तो कुछ नहीं पूछती। जब ये घर वापस आते हैं, शादी से बिल्कुल फ्री होके यानी कि अपने शहर घर वापस आते हैं, तो व्यस्तता के कारण इनकी जो पत्नी है वो भी इस चीज़ को भूल जाती है। लेकिन एकाएक किसी दिन जब इनकी पत्नी को याद आता है छुट्टी वाले दिन, तो फिर वो इनसे सवाल करती हैं कि आप उस दिन वो बड़े अजीब तरीके से उस कुएँ की तरफ घूर-घूर कर देख रहे थे, क्या कुछ बात है? तो जो नरेश कुमार है वो कहते हैं कि हाँ, सच बात तो है और मैंने तुम्हें कभी इसके बारे में डिस्कस भी नहीं किया, या यूँ कहें कि मैंने काफ़ी साल पुरानी बात है, इसकी वजह से शायद मैं सही नहीं समझा, लेकिन जब मैं उस खेत में गया और उस कुएँ की तरफ मेरा ध्यान गया तो क्यों ना जाने क्यों मैं उस कुएँ की तरफ खींचा चला गया। उसका कारण ये है कि आज से कई साल पहले ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था कि ना जाने में क्यों मैं उस कुएँ की तरफ खींचा चला गया और एक सिलसिला शुरू हुआ। सिलसिला शुरू हुआ खौफ का, बेहद खौफनाक किस्से। ये कहते हैं कि ये तकरीबन कुछ 7 बरस के थे और ये अपने इसी गाँव में आए थे छुट्टियाँ मनाने के लिए। तब तक इन्होंने कभी भी इस अपने खेतों की तरफ गए नहीं थे, क्योंकि 4 बरस की उम्र में तो गाँव छोड़ दिया और उसके बाद 1-2 साल आए भी तो खेतों के बारे में इनको पता भी नहीं था या गए भी नहीं थे। लेकिन एक बार क्या होता है कि इनके दादाजी तैयार हो रहे होते हैं जाने के लिए, कटाई वगैरह करने के लिए, तो ये भी ज़िद पकड़ लेते हैं कि मैं भी खेत देखूँगा। अब इनकी माँ इनको काफ़ी ज़्यादा टोकती है, लेकिन दादाजी कहते हैं चलो बच्चे की ज़िद है, चल पड़ो। ये चल पड़ते हैं और खेतों में चले जाते हैं। दोपहर का समय था, खेतों को जो भी इन्होंने सब्ज़ी वगैरह या जो भी कुछ उगाया होगा ये उसको काटना शुरू कर देते हैं। अब धीरे-धीरे शाम होती जा रही थी और अंधेरा होने को था। इनके जो दादाजी हैं वो बस अब तैयारी कर रहे थे वापस जाने की। लेकिन एकाएक उनको पीछे से आवाज़ पड़ती है जो किसी दूसरे खेत वाले की थी और वो कहता है कि क्या हाल है? उनका नाम पुकार कर। ये हाल-चाल पूछते हैं ये भी, अब ये बातें करनी शुरू कर देते हैं। ये दोनों जाने बातों में इतना मशरूफ़ हो जाते हैं कि इनको ख़्याल ही नहीं रहता कि इनका पोता भी इनके साथ था। लेकिन नरेश कुमार अब इधर-उधर भाग रहे थे, मतलब जो बच्चे शैतानियाँ करते हैं। अचानक से उनका ध्यान एक रास्ते की तरफ जाता है, जो देखने में कुछ हद तक सुनसान था जैसा आज है, कुछ ज़्यादा बदला नहीं उस रास्ते में। ये उस रास्ते की तरफ धीरे-धीरे चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ ही दूरी पर उनको उस रास्ते में एक आगे एक बहुत बड़ा एक गोल-गोल सा नज़र आ रहा था थड़ा, जो लग रहा था कि शायद कुआँ होगा। ये उस तरफ जाते जा रहे थे। अब जब ये उस कुएँ के पास पहुँचे ना, ये देखते हैं कि उस कुएँ के बिल्कुल मुंडेर पर एक काले रंग की चुन्नी टाइप जो है लटकी हुई है, जो नीचे की तरफ जा रही है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये नीचे की तरफ देखना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे उस चुन्नी को ये फ़ॉलो कर रहे थे, उसके ट्रेल को फ़ॉलो कर रहे थे इनकी आँखें, अचानक देखते हैं कि एक औरत उस कुएँ के अंदर बैठी हुई है, जिसके यहाँ तक पानी था। वो जैसे ही ये नीचे देखते हैं, वो बड़े तेज़ इनकी तरफ ऊपर सर ऊपर करती है और बड़े अजीब तरीके से मुस्कुराती है। कुछ ही देर बाद उसकी आँखें चमकने लग पड़ती हैं। जैसे ही ये नज़ारा देखते हैं तो इनकी चीख निकल जाती है। इनकी चीख सुनकर इनके दादाजी भागे-भागे वहाँ आते हैं और ये तो वहाँ पर सन के सन खड़े थे। ये दादाजी इसको हिलाते हैं कि क्या हुआ? लेकिन ये कुछ बोलने की हालत में नहीं थे नहीं। शायद इनके दादाजी को पता था इस कुएँ का इतिहास, तो ये भी उसको उठाकर जल्दी से भागते हैं। घर लेकर आया जाता है, कुछ समय इनको पानी वगैरह पिलाया जाता है, तो फिर ये बताते हैं कि मुझे ऐसा नज़र आया। खूब डाँट पड़ती है इनको कि शाम के समय में, रात के समय में कुओं में या फिर किसी पानी वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। और इनको ये बहका दिया जाता है कि जो तुमने देखा ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारा वहम था। बच्चों को डराने के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं है। अब ये इनको सुलाने की कोशिश की जाती है। रात का समय था, जो औरतें हैं वो एक तरफ मंजी कर सो रही थी और जो मर्द हैं वो दूसरी तरफ मंजी करके सो रहे थे। अब ये अपनी माँ के साथ सो रहे थे और इनकी माँ की उस दिन तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, तो इनको नींद की दवाई दे गई थी और ये सो चुके थे।
वहीं दूसरी ओर इनकी 2 मामियाँ थी, जिनमें से एक मामी थी जिनकी अभी नई-नई शादी हुई थी। ये पहले इनकी तरफ देखती हैं कि बच्चा सो रहा है, लेकिन ये सो नहीं रहे थे, ये जाग रहे थे। और जब ये बातें कर रही थी तो इनको ये महसूस हो रहा था कि जो आज शाम को घटना हुई शायद इसके बारे में बातें कर रही हैं और ये सुनने के लिए इंटरेस्टेड थे। तो जो इनकी एक मामी है, दूसरी मामी से पूछती हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था? मतलब ये बच्चे को, मतलब ये नरेश जो है वो इतना डर गया, कुछ हुआ था? तो फिर वो धीरे से कहती है, हाँ, हुआ तो इसलिए है, वो तो बस बच्चे का दिल रखने के लिए हमने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। आज से कहते हैं कुछ 25 बरस पहले यहाँ पर एक हमारे गाँव की ही लड़की थी। उसकी शादी दूसरे गाँव में हुई थी, लेकिन बहुत जल्दी उसको वो वापस आ गई। उसका कारण ये है कि उसको दहेज के लिए तंग किया जाता था और ये कहा गया कि अब अगर दहेज नहीं लेकर आई तो वापस मत आना। अब वो बेचारी जो लड़की थी बड़ी शरीफ सी थी, बड़ी वो अपने पति को प्यार भी करती थी, लेकिन अब उससे मिल भी नहीं सकती थी। इसकी वजह से वो धीरे-धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लग पड़ी। अब एक बार क्या हुआ कि घर में उसको ढूँढा जा रहा था, वो घर से गायब। सारा गाँव छान मारा गया, लेकिन वो कहीं पर मिल ही नहीं रही थी। फिर कुछ 4-5 लोग जो हैं वो ढूँढते-ढूँढते उस कुएँ की तरफ जाते हैं और जैसे ही वो कुएँ में देखते हैं तो वो क्या पाते हैं कि उसकी लाश जो है वहाँ पर तैर रही थी। ये जल्दी से सभी भागे जाते हैं, गाँव में इत्तला करते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन जब पुलिस वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर कोई नहीं होता, कोई लाश नहीं होती। 1 आदमी का वहम हो सकता है, 2 आदमी का वहम हो सकता है, इतने आदमियों का वहम थोड़ी ना हो सकता है। अब क्या किया जाए? ये सब उस कुएँ से उसके बाद आवाज़ें आने लग पड़ी। शाम के समय में उस कुएँ के आस-पास कोई गुज़रता तो उसको वो कहीं पेड़ पर बैठी नज़र आती, कहीं वो कुएँ में वैसे ही डूबती हुई नज़र आती। धीरे-धीरे ये कुआँ इतना ज़्यादा भूतिया हो गया कि शाम के समय में तो लोग यहाँ के आस-पास से गुज़रते नहीं थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब 25-30 बरस की बात है, तो धीरे-धीरे लोगों का डर भी खत्म हो गया। कई बार वो नज़र आती, कई बार वो नज़र नहीं आती। तो बस इसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन आज मैंने बहुत समय बाद ये सुना है कि नरेश ने उसको देखा। ख़ैर अब ये रात किस तरीके से गुज़रती है, अगले दिन नरेश खेलना तो दूर की बात, घर से बाहर जाना तो दूर की बात, घर में भी नहीं खेल रहा था, सहमा हुआ था। अब रात का समय होता है, सभी खाना वगैरह खा रहे होते हैं, यकायक जो उनके घर का कुत्ता होता है वो भौंकना शुरू कर देता है। वो उस पेड़ की तरफ ही देखकर एक भौंके जा रहा था जो उनके घर के साइड पे लगा हुआ था। सभी देखते हैं, इधर-उधर देखते हैं कि कोई पक्षी होगा, कहीं कोई, मतलब बिल्ली वगैरह तो नहीं आ गई, लेकिन कोई था नहीं। सबको लगता है कि वैसे ही भौंक रहा होगा, कुछ देर बाद शांत हो जाएगा। नरेश जो खाना खाकर अभी हटे थे, वो जब कुत्ता भौंक रहा होता है उसको जाकर सहलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुत्ते को जब ये हाथ लगाते हैं तो महसूस कर रहे थे वो डर के मारे काँपे जा रहा है। अब ये ऊपर की तरफ देखते हैं तो इनको बिल्कुल साइड पर एक चुनरी नज़र आती है, वो ही काली चुनरी। जैसे-जैसे फिर से उस चुनरी को फ़ॉलो कर रहे थे उनकी आँखें, वो औरत उस पेड़ पर बैठी हुई इनकी तरफ देखकर वैसे ही मुस्कुरा रही थी जैसे उस दिन। अब फिर से ये चीख मारते हैं, गिर जाते हैं ये डर के मारे। जल्दी से घर वाले भागे-भागे आते हैं, ये सबको बताते हैं कि वहाँ पर वो ही बैठे हैं लेकिन कोई था नहीं। इनके दादी जी जो थी वो एक मौली टाइप इनको बाँधती हैं और कहती है बेटा कुछ नहीं होता, तू अब आज अंदर ही सो, तू बाहर नहीं सोएगा। और फिर जैसे-तैसे करके वो भी रात गुज़रती है। अब 1-2 दिन बाद क्या होता है कि एक शोभा यात्रा कुछ जैसी थी जो इनके गाँव के बाहर एक डेरा था, मंदिर जैसा डेरा था जहाँ पर उस शोभा यात्रा को जाना था। अब ये इनकी माँ, बाकी जो इनके बड़ी मामी जी या उनके बच्चे सभी ये साथ में जॉइन कर लेते हैं और जाना शुरू कर देते हैं उस शोभा यात्रा के साथ-साथ। जैसे-जैसे शोभा यात्रा गाँव से बाहर जा रही थी, धीरे-धीरे ये गाँव के खेतों की तरफ जा रहे थे, यानी खुले में जा रहे थे। अब क्या होता है कि बच्चे हैं, फिर से थोड़ी-सी इनकी जो मदर्स हैं वो थोड़ी-सी लापरवाही दिखाती हैं और वो मेले के साथ या उस शोभा यात्रा के साथ ही आगे बढ़ती जा रही थी और ये बच्चे आपस में खरमस्ती कर रहे थे, कभी गाँव खेतों में इधर-उधर भाग रहे थे। अब क्या होता है कि भागते-भागते ये एक तरफ ही भागते जाते हैं, शाम का समय हो चुका था और भागते-भागते इन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि ये पीछे इनको कोई फ़ॉलो ही नहीं कर रहा है, यानी कि इनके जो बेटे हैं मामा जी के, ये अकेले थे। दूर से इनको वो शोभा यात्रा जाती हुई मंदिर की तरफ नज़र आ रही थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा सहम चुके थे। जैसे ही ये उस शोभा यात्रा के आगे की तरफ जाना शुरू करते हैं, उस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो अचानक से इनके पीछे कोई हाथ रखता है।
ये तो बस डर के मारे वहीं पर स्थिर हो जाते हैं। इनकी तो शरीर इनका साथ दे ही नहीं रहा था। अब इनको फिर से वो हंसी की आवाज आती है। शायद बकौल इनके ये आज इनका आखिरी दिन था। उसका कारण, क्योंकि इनके शरीर पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था, इतना दबाव हो चुका था कि ये हिल नहीं पा रहे थे। अब इनको हर तरीके की आवाज सुनाई देना बंद कर चुकी थी। ये तकरीबन इसी हालत में 2 से ढाई घंटे ऐसे पड़े रहे। धीरे धीरे करके इनके शरीर से जान खत्म होती जा रही थी। ये वहां पर खेत में बिल्कुल बिछ चुके थे। लेकिन यकायक धीरे धीरे फिर से एक आवाज आनी शुरू होती है, उसी शोभा यात्रा की, उसी शोभा यात्रा में चल रहे वचनों की। जैसे जैसे वो शोभा यात्रा इनके पास यानी कि बिल्कुल पैरेलल आती जा रही थी, वो दबाव इन पर खत्म होता जा रहा था। और एक पॉइंट पर आकर ये क्या देख रहे हैं कि एक औरतनुमा चीज जिसने काले रंग की चुनरी डाली हुई है, वो इनको उस शोभा यात्रा के ऑपोजिट भागती हुई नजर आ रही है। उसने अपने कानों पर हाथ रखे हुए थे। अब इनके शरीर में दोबारा से जान आ चुकी थी और ये भागकर शोभा यात्रा के पास जाते हैं। इनकी माँ काफी ज्यादा परेशान थी, इधर उधर ढूंढ रही थी, इनके कजन ब्रदर्स भी और उनकी माँ भी। ये सारा हाल इनको जाकर बताते हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। अब तो किसी भी हालत में रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था शायद। फौरन उन्होंने उस दिन इस गांव को छोड़ा। काफी बरस ये उस बाद में वो गांव में नहीं आए। उसके बाद ये तकरीबन कोई 19 वर्ष के आसपास थे जब इनके दादाजी की मृत्यु हुई, तभी आए। उसके बाद फिर 1-2 साल बाद इनकी दादी जी की मृत्यु हुई, तब ये आए। और उसके बाद फिर कभी भी ये मतलब रेगुलर बेसिस पर आए नहीं। और आज अपने ताऊ जी के बेटे की शादी पर ये आए और शायद उन्होंने अपना डर खत्म किया उस कुएं की तरफ दोबारा जाकर, जहां पर आज उनको कुछ महसूस नहीं हुआ। ये था किस्सा नरेश कुमार का और उस भूतिया कुएं का इनके गांव के। आई होप ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब हम बढ़ते हैं आज के कमेंट्स की ओर, जो कुछ कमेंट्स हैं जिनको एक्नॉलेज करते हैं। तो शाउट आउट है कुछ। ये पहला है ट्रैवलिंग लाइफ का 2707 भाई, कभी मेरा भी स्वागत कर दो भाई। आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल को ऐसा प्यार करते हैं, वीडियोस को देखते हैं। दूसरा है अंकित कुमार ठाकुर जी, ये कहते हैं गुड जो भाई जी, मेरा कमेंट भी बोल दो, आपकी स्टोरी बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। अंकित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ करने के लिए। और पंकी 23 कह रहे हैं भाई आप मेरे नाम मेंशन लेना भूल गए। सॉरी अगर आपने 2-3 बार जिक्र किया उसके बारे में, लेकिन फिर से मैं आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ और धन्यवाद चैनल को प्यार देने के लिए। ये एक भाई है, उनका ना नाम काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सा, यानी ऐसा नाम होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा जितना मैं बोल सकता हूँ उतना बोल सकता हूँ। @Zeno जो है वो कह रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लोगे ना आप मेरा। बिल्कुल जी, नाम आपका ले लिया। और आई होप कि जो भी चाहते हैं कि मैं उनका नाम मेंशन करूं, वो प्लीज़ मेंशन अपना कर दीजिए कि कमेंट में कर दीजिए। और साथ के साथ ही कई बार क्या होता है कि कुछ लेट भी हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आज का जो एपिसोड है थोड़ा सा शायद छोटा है, कुछ 35-36 मिनट का है, लेकिन खींचने का फ़ायदा क्या, आज स्टोरीज इतनी थी। तो यहीं पे विराम लगाते हैं।